एनसीआर में गुरुग्राम प्रीमियम प्रॉपर्टी मार्केट के तौर पर जाना जाता है भाव और प्रोजेक्ट के लिहाज से, लेकिन 10 फरवरी को सेक्टर 109 में चिंटल पैराडीसो की घटना और सेक्टर 37 में महज 5 साल पहले बनी एनबीसीसी की ग्रीन व्यू सोसाइटी को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद रियल एस्टेट के चकाचौंध के पीछे घटिया निर्माण का सच सबको परेशान कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी अगर घर खरीदारों को बेघर घूमना पड़े, टेंट में रहना पड़े और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले आशियाने में जान गंवानी पड़े, तो हमें हेडलाइन कवरेज से निकलकर इसकी तह तक जाना चाहिए और इसके स्थायी समाधान की राह खोजनी चाहिए। घटिया निर्माण पर सवाल तमाम हैं, लेकिन जवाब देने वाले गायब हैं। हमारे साथ निमिष गुप्ता जी हैं, जो इस मामले की परत उखाड़ने में हमारी मदद करेंगे। निमिष जी आरआईसीएस के एमडी रह चुके हैं, आप जेनलीप इकोसिस्टम के फाउंडर भी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस पर। आप कंस्ट्रक्शन फील्ड को गहराई से समझते हैं, आप ग्रीन व्यू सोसाइटी निर्माण के शुरुआती दौर से जुड़े थे, लेकिन बाद में आपने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। क्या वजह रही इसकी? और महज 5 साल में कोई इमारत असुरक्षित घोषित कर दी जाती है, लोग बेघर हो जाते हैं। क्या मुआवजा मिलेगा, क्या राहत मिलेगी, वो बात की बात है। क्या घर खरीदारों के साथ ये एक भद्दा मजाक नहीं है? जी, बिल्कुल सही कहा दीपक जी। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा इस प्रोजेक्ट के इतिहास पे चलता हूँ, जहाँ पे हमें आदेश दिया गया था, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि हम इसकी डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग करें। पर क्योंकि हम अपनी व्यावसायिक नैतिकता का बलिदान नहीं कर सकते थे, इसलिए स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में थोड़ा-सा चैलेंज आई और उस वजह से हम खुद नहीं हटे, हमें हटा दिया गया और उसके बाद में किसी और डिज़ाइनर को, किसी और इंजीनियर को लाया गया। लेकिन अगर एनबीसीसी की बात करें सर, जहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का अधिनिर्णय या अवार्ड किया जाता है, सबसे पहला मानदंड होता है उसमें लोएस्ट कॉस्ट का। और लोएस्ट कॉस्ट कई बार उनकी मटेरियल, उनके लेबर और प्लांट के अनुमोदित मानदंडों और निर्धारित या मार्केट रेट से भी कम होती है। जैसे मैं कहूँ कि किसी भी एक प्रोजेक्ट में कितना सीमेंट लगना है, कितनी सैंड लगनी है, कितना एग्रीगेट लगना है, कितना लेबर लगना है, कितना प्लांट लगना है, इन सब के अनुमोदित मानदंड हैं और उसका एक निर्धारित या मार्केट रेट भी है, मिनिमम वेजेस हैं लेबर के। अगर आप उनको जोड़ेंगे तो कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर्स इन पे काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स इन रेटों से भी कम दामों पर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को उठाते हैं। उसके साथ उनको व्यावसायिक नैतिकता का बलिदान भी करते हैं थोड़ा बहुत स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के लिए और फिर उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है अदर देन कि आप वो उनकी क्वालिटी के, उनके उचित मानदंडों का बलिदान करें और उसके साथ-साथ उस प्रोजेक्ट में एक लाइफ एंड सेफ्टी इश्यू ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन के समय बट बिल्डिंग की सेफ्टी एंड क्वालिटी के लिए भी एक पूरा समय के लिए सवाल खड़ा कर दें। तो जो बिल्डिंग हमारे एनबीसी के लॉ के हिसाब से कम 50 साल चलनी चाहिए, उसमें 5 साल में ये प्रॉब्लम आ जाना बहुत ही दुखद है। निमिष जी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर होम बायर्स एसोसिएशन भी आवाज उठा रहे हैं। 12 अप्रैल को रेरा सीएसी की मीटिंग में इस मसले को प्रमुखता से रखने की बात भी हो रही है। सर, चिंटल पैराडीसो और ग्रीन व्यू तो टीजर है। दिल्ली, मुंबई, एनसीआर समेत तमाम शहरों में घटिया निर्माण का बोझ सहती सैकड़ों इमारतें खड़ी हैं। जब कोई गिरती है, चर्चा होती है, फिर मामला शांत हो जाता है। स्थायी समाधान क्या है इसका? बिल्कुल दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम प्रतिक्रियावादी हैं इन सब चीजों में। ये बहुत जरूरी है कि एक सामूहिक अप्रोच ली जाए, एक संस्थागत दृष्टिकोण लिया जाए, जहां पर कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करना एक अनवरत प्रयास हो, एक अनवरत प्रोसेस हो। अभी हम क्या करते हैं दीपक जी, हम प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कुछ पेपर वर्क करवाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या डिजाइन रही, क्या मटेरियल यूज किया गया, किस तरह की वर्कमैनशिप थी, इसके ऊपर ना तो कोई मॉनिटरिंग है, ना कंट्रोल है। रेरा ने एक समय ये पहल की है और उनके रेरा एक्ट में भी ये लिखा गया है कि एक थर्ड पार्टी इंजीनियर की जरूरत है। एक ऐसा इंजीनियर जो क्वालिफाइड हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसके पास चार्टर्ड क्वालिफिकेशन हो, ताकि वो ईमानदारी से उस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में रेरा का साथ दे दे। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि रेरा के पास इतने हाथ और इतने सर नहीं हैं कि वो इन सारे प्रोजेक्ट को देख सकें, बट एक तरह की ऐसी प्रक्रिया बनाई जा सकती है जहां पे इन चार्टर्ड क्वालिफिकेशंस, जैसे हम आर्किटेक्ट्स के लिए भी रखते हैं, उसी तरह से इंजीनियर्स के लिए रखा जाए, ताकि उन प्रोजेक्ट पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो जाए।
ताकि जिस तरह से मैं कहता हूं 3 आईज, इम्प्लीमेंटेशन, इंस्पेक्शन और इंटेंट, इन तीनों को सुधारा जा सके। इस हिसाब से अगर हम चलना चाहेंगे तो हम कम से कम एक ऐसी इमारत का निर्माण कर सकते हैं जहां पे कम से कम लाइफ एंड सेफ्टी के इश्यूज कभी ना आए। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, एक अच्छी कहावत है, जिसका काम उसी को साजे। जो डेवलपर का काम है वो काम है रियल एस्टेट डेवलपमेंट का, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करने का, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का काम है कंस्ट्रक्शन इंजीनियर करने का। जब इनमें घालमेल होनी चालू हो जाती है तब खिचड़ी पक जाती है दीपक जी। और इसलिए जरूरी है कि जिस काम के लिए जो आदमी प्रयुक्त होना चाहिए उसकी वो काबिलियत हो और उसको वो जिम्मेदारी दी जाए, और उस जिम्मेदारी की उसके पास उसकी ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हो बट जवाबदेही भी रहे, ताकि अगर इन सब चीजों में कभी चैलेंजेस आती हैं उसमें उनको एक रिपरकशन का, एक पेनल्टी का और एक सजा का प्रावधान भी हो और डर भी हो। बिल्कुल, लोएस्ट कॉस्ट के चक्कर में क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना हो, सामूहिक अप्रोच हो, कंस्ट्रक्शन की लगातार मॉनिटरिंग हो, थर्ड पार्टी इंजीनियर्स के जरिए प्रोजेक्ट पर क्वालिटी कंट्रोल हो सके। ये वो सुझाव हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स की ओर से दिए जा रहे हैं। हालांकि बड़ी बात, अगर एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड को सही फॉलो किया जाए, सही तरह से उसको फॉलो किया जाए, तो हमें ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी जो हमने गुरुग्राम में देखी। बहुत शुक्रिया निमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रॉपर्टी प्लस को अपना समय देने के लिए।